हमारे संविधान में अपराधी को बचाने का प्रावधान है। बिल्कुल। ये सवाल इसलिए है क्योंकि निर्भया कांड हुआ साल 2012 में, सबको पता था, सबूत भी उनके अपराधियों के खिलाफ थे, फिर भी वकील ने उनके खिलाफ केस लड़ा। कई सालों तक वो केस चला, सालों साल वो लंबी प्रक्रिया चली। इतना जघन्य वो अपराध था जिसने पूरे देश को, पूरी मानव जाति को, पूरे समाज को हिला के रख दिया। इसलिए ये सवाल था। जितने भी वकील हमारे भारत में बन रहे हैं, तो हम लोगों ने एक शपथ ली, संविधान की शपथ ली। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति अपराधी भी आएगा, मेरे पास चोर भी आएंगे, मेरे पास हर तरह, हर समाज का हर व्यक्ति अपना। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम ये डिसाइड कर दें कि वो क्या है, उसने ही किया है नहीं किया है, क्योंकि ये डिसाइड करना काम है जज का। हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करने का। हम वही काम करते हैं जी। अब उस जब हम असिस्ट कर रहे हैं, उस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रहती है पुलिस की तरफ से और वो व्यक्ति छूट जाता है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो इसमें वकील ने कोई काम गलत किया या जज का काम गलत है, या उसमें गलती कहीं ना कहीं सिस्टम की है। हमारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम के जो लकुनाज है उसको पकड़ के बाहर आ रहा है। इसीलिए कानून को अंधा बोलते हैं। देखिए कुछ और इसके पीछे रीजन है। ये इसीलिए हम जो है वो बोलते हैं कानून अंधा। मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कानून कोई अंधा नहीं है। कानून को मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा। कानून में तब्दीलियां करने की जरूरत है। समाज बदल रहा है। समाज अगर बदल रहा है तो कानून को भी बदलने की आवश्यकता है जी। अब देखिए मोबाइल फोन्स आए, सोशल मीडिया बढ़ी, तो आईटी लॉज भी आए, आईटी के ऊपर कानून आने शुरू हुए। और बहुत जरूरी था, अगर आपको साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी करनी है तो आपको कानून लाना पड़ेगा। अगर हम कानून ना लाते तो समाज में ये और ज्यादा अपराध बढ़ जाते साइबर से रिलेटेड। तो ये जरूरी है कि समाज बदल रहा है, समाज तेज गति से जो है बदलाव आ रहे हैं, तो कानून को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अगर आपको व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है तो। जी, बदलाव की यहाँ पे बात की सर आपने, और अभी एनडीपीएस एक्ट 1985 की मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में आजकल चिट्टा बहुत फैल रहा है, नशा बहुत फैल रहा है, जिससे यूथ हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपराधी घोषित हो गया है, चिट्टा उसके खिलाफ उसके पास पाया गया, या कोई भी ऐसा सिंथेटिक ड्रग उसके पास है, क्या है कि उसको सरकार जो है ट्रायल पे रखती है, वो छूट सकता है फ्री में, उसके लिए सरकार वकील भी मुहैया करवाती है। देखिए क्या मानते हैं इस बात उसमें मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। आज अपने सेक्शन 39A की अभी हमने बात की थी, तो ये जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी का ही मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति के पास चिट्टा पकड़ा गया, वो आकर के कोर्ट में कह देगा मैं वकील नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं वकील मुहैया मेरे को कराया जाए सरकार से, एक एप्लीकेशन। सरकार उसको वकील मुहैया कराएगी, और वकील भी बहुत अच्छे वकील मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि वो हमारी तरह पढ़े लिखे, और उतनी ही वकालत उनकी भी है, ठीक जी। वो क्या करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। अगर कहीं कोई लकूना मिल जाता है, इन्वेस्टिगेशन फॉल है, कुछ भी है, तो उसको जो है बाहर वो आ जाएगा जी। अब उसके माइंड में क्या बात चली गई, आपको ये समझना हो। उसके माइंड में बात क्या गई कि मैंने चिट्टा खरीदा, चिट्टा बेच भी दिया, पैसे भी कमाए, ठीक है, और सरकार ने मेरे को वकील प्रोवाइड करके बचा भी लिया। एक तरफ सरकार का ही वकील लड़ रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसको सजा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ भी सरकार का ही वकील आ गया कि इसको बचाया जाए। फिर तो अपराधी को कानून का तो डर ही नहीं रहा। ये दोनों साइड से जो है क्या बोलते सरकार का आ जाना, ये बहुत खतरनाक है, ये सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उधर भी सरकार इन्वॉल्व होगी, इधर भी सरकार इन्वॉल्व होगी। एक जगह वो उसको अपराधी को सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, और एक जगह सरकार ही अपराधी को बचाने का काम कर रही है। इससे समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा है जी। जो व्यक्ति संगीन अपराधों में संलिप्त है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना बहुत गलत है। चलिए, वन टाइम अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसके लिए फ्री लीगल हो सकती है, सेकंड टाइम ऑफेंडर के लिए फ्री लीगल एड नहीं होनी चाहिए जी। वो अपना वकील जो है पैसे से करे, क्योंकि उसको पता लगे कि किसी वकील को तो पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसकी पैरवी वो वकील करे जी। ये फ्री लीगल एड का चलन जो है कई जगह मिसयूज भी किया जा रहा है। इस तरह के अपराधों में फ्री लीगल एड मिसयूज होती है, चाहे वो रेप के मुकदमे है, चाहे वो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे है, चाहे वो एनडीपीएस के एक्ट के मुकदमे है, चाहे वो आतंकवादी है, जिहादी है। इस तरह के लोगों को फ्री लीगल एड दे देना ये बहुत गलत है। अपने आसपास हम चीज़ें देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो कई बार ये भी एहसास होता है सर कि जो कानून है क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों की तो सुनी नहीं जाती। मान लो
जी। भारत में अमीरों के लिए कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैं स्पष्ट रूप से, क्यों, इसके लिए मैं, मेरे पास तथ्य है, ठीक है। लोगों में डर बिल्कुल नहीं है। जी जी। लोग कुछ नहीं समझते कानून को। जो जिसने जैसे करना है वो करता है। 2 लाख रुपए पटवारी अगर ले लेता है रिश्वत, तो वो ये बोलता है कि मैंने 2-2 लाख बहुत लोगों से लिए हैं, कम से कम 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 4 से 5 लाख रुपए वकील साहब को दूंगा, कुछ दिन सस्पेंड रहूंगा, उसके बाद पूरी तनख्वाह मेरे खाते में आएगी, करप्शन एक्ट में मेरा कुछ नहीं होगा। जी। भय नहीं है। मैंने पहले ही बात करी आपसे अभी, राम नीति को लागू करना होगा, कृष्ण नीति को लागू करना होगा। लोगों में भय क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि सजा बहुत कम है। अगर क्राइम की सजा कम है और झूठ बोलने की सजा उससे भी कम है। अगर हम और देशों को देखें, जैसे सिंगापुर है, चाइना है, आपके बाहर के देश है, वहां पर कहीं ना कहीं राम राज्य है। मैं बोलता हूँ क्यों? जी। क्योंकि वहां लोगों की संपत्ति सुरक्षित है, वहां लोगों की बहू बेटी सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि कानून का भय है। उनको पता है कि अगर झूठ बोलेंगे तो जो सजा उस क्राइम की उससे डबल सजा होगी। बिल्कुल, ये जरूरी है जी। अगर आप कोई क्राइम आपने कर भी दिया और उसके बाद जो है आप उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्राइम की सजा ना आपको मिले, झूठ बोलने की डबल मिले सजा, और कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए सजा। एक सजा खत्म होगी तो फिर दूसरी शुरू हो, वो इकट्ठी ना चले। एक खत्म होगी उसके बाद दोबारा दूसरी चले। इस तरह का भय अगर भारत में बनता है, आने वाले समय में हमारे देश में इस तरह के कड़े कानून आते हैं, तो लोगों में डर होगा, भय होगा, और वो कहीं ना कहीं क्राइम करने से बचेंगे, और आम नागरिक जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश सर पूरे भारत का एक शांत राज्य था कुछ वर्षों पहले तक, लेकिन अभी हम 2-4 सालों का इतिहास हिमाचल का देखें तो क्राइम रेट बहुत बढ़ा है। यहाँ पे मर्डर केस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, रेप केस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे हिमाचल भी अब अशांत हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बाहरी लोग आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, आ रहे हैं लोग। चलो देखिए, किसी को भी भारत, हम तो ये बोलते सभी को, भारतवर्ष है हमारा, तो जिसको जहाँ मन करता वहाँ रहने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बाहरी लोग आ रहे हैं तो बाहरी सोच भी आ रही है, मॉडर्न सोच भी एंटर कर रही है हमारे समाज में, ठीक है। मॉडर्न सोच तो एंटर कर रही है, पर कानून मॉडर्न नहीं हो रहा। कानून तो पुराना है, कानून को मॉडर्न करने की जरूरत है जी। कानून को भी अपडेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में अवेयरनेस, अब हम बोल रहे कि अवेयरनेस जगाओ लोगों को, हम जगा भी दें लोगों को, पर अगर कानून उतना सख्त नहीं है तो जाके क्या करेंगे? बिल्कुल, हमें कानून के अधिकारों का पता भी चल गया कि मेरा ये राइट है, पर ये उस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट होगी, सख्त से सख्त सजा होगी कि नहीं होगी, वो तो कम है वहां पे। वो तो सख्त सजा तो बहुत कम है। बिल्कुल, झूठ बोलने की सजा 2 या 3 साल है। अगर झूठ बोलने की सजा 15 से 20 साल हो, या फांसी लटकाने की सजा उसमें रखी जाए, फांसी की सजा को हमारे भारत में जो है वो बंद कर दिया था जजमेंट से कि भाई ये फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ह्यूमन राइट्स वगैरह की और बाकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस को हमने अडॉप्ट किया, ग्लोबल लेवल पे हमने अडॉप्ट किया। तो हमने कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जिसमें हम डेमोक्रेसी में काम तो कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करेंगे, पर हम जो है अब वो जो कड़े कानून थे, कड़ी सजा का जो प्रावधान था, उसको हमने कमजोर कर दिया जी, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे समाज के लिए। वो चीज़ें दिख भी रही है ना, जैसे जैसे क्राइम रेट हिमाचल में बढ़ रहा है। देखिए, हिमाचल देवी देवताओं का स्थान रहा है, देव भूमि भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले लोगों में धर्म की वजह से थोड़ा सा डर था कि हम ये करेंगे तो हमारे खिलाफ देवता जी ये कर देंगे। आज समाज पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो देवी देवताओं का डर भी अब जो है वो कम हो गया समाज में, ठीक है। अब डर कानून का हो सकता था, कानून हमारा पहले ही कमजोर है। अगर कानून मजबूत होता, ताकतवर होता, सख्त होता, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर होता। बिल्कुल, आज लोगों के बीच में कानून का डर नहीं है जी। और जिस व्यक्ति के पास पावर है, पैसा है, और वो अच्छी फाइनेंशियली वो स्टेबल है, तो उसको तो बिल्कुल भी डर नहीं है जी, क्योंकि उसको पता है कि कुछ पैसे, चंद पैसे लगा करके मैं न्याय ले लूंगा, वो किसी के साथ भी अन्याय कर देगा। सही बात है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पड़ोस में आपको पता लगता है कि कुछ लोग जो है किसी बेटी के साथ कोई दुराचार कर रहे हैं, आप वहां चल जाते हैं और आप उस बेटी को बचाने के लिए अपनी लाठी का प्रयोग कर देते हैं, तो जो वो दुराचार करने वाले ना वो बच जाएंगे। आपने लाठी का प्रयोग किया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा, ये है कानून व्यवस्था हमारी आज की। आम नागरिक के पास वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा मारपीट का दर्ज हो जाएगा जी, और वो बच जाएंगे क्योंकि वो मैनिपुलेट करेंगे, चाहे वो पुलिस को मैनिपुलेट करेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था को मैनिपुलेट करेंगे। कानून व्यवस्था की आपने बात की तो एक धारा जो मुझे याद आती है 498A
जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ है, उसमें दो डर भी है। महिलाओं के खिलाफ गलत होता है, सबको पता है, लेकिन दूसरे सिनेरियो में ये भी देखा जाता है कि झूठ केस भी बहुत होते हैं। आप वैसे ही मैट्रिमोनियल साइट देखते हैं, तो इसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं कि अपराधी भी ना बचे और मतलब गलत आदमी को भी सज़ा मिले ज़रूर? देखिए, सेक्शन 498 ए CRPC की जो धारा है और 86 भारतीय न्याय संहिता ये बन चुका है। जी जी। तो ये जानकारी मैं सभी व्यूअर से शेयर करूंगा कि अब ये 498 ए जो है वो सेक्शन 85 और 86 है जी। महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये 498 ए धारा CRPC में जोड़ी गई थी जी। ठीक है जी, और ज़रूरी भी था। महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी जी। पर मैं वही बात कहूँगा कि जब किसी भी कानून को समाज में लाया जाता है तो उसका यूज़ और मिसयूज़ के साथ ही जुड़ा रहता है। अब यूज़ तो ये है कि अगर इस तरह का कोई अपराध होता है, इसमें हस्बैंड और हस्बैंड के रिश्तेदार, वाइफ के लिए, मैरिड वुमेन के लिए ये कानून है। हस्बैंड और हस्बैंड के रिश्तेदार अगर जो है उस लेडी को जो है प्रताड़ित करते हैं और उससे जो है डाउरी डिमांड करते हैं, अच्छा, उससे दहेज मांगा जाता है, और अगर वो दहेज नहीं दे रही है तो फिर उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, तो इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, बात यह है कि अब ये प्रताड़ना का जो डेफिनेशन है उसमें कौन लोग आएंगे? इसमें क्या है, कंप्लेंट जो है, जब कोई भी महिला जो है कंप्लेंट करती है तो उसके कंप्लेंट के कंटेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कंप्लेंट के कंटेंट्स को पढ़ के पता लग सकता है, और उसके साथ क्या वो उसमें एविडेंस लगाए जा रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि ये झूठा केस है कि ये सच्चा केस है। क्योंकि जहाँ पे झूठा केस होगा वहाँ पे कुछ चीज़ें होगी ही नहीं, वहाँ पे एविडेंसेस आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। जो उस कंप्लेंट होगी वो कॉन्ट्राडिक्टरी कंप्लेंट होगी, वो उसका वर्जन कुछ होगा, फादर मदर का वर्जन कुछ और होगा, और उसके भाव से और उसकी बातों से ही पता लग जाता है कि ये जो है झूठी कंप्लेंट है। और ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ आपको, बहुत सारी सच्ची कंप्लेंट्स भी है। पर अब ये जब से ये कानून आया तो ये समाज में डॉरी वाली डिमांड्स जो है वो कम हो गई है, इतना ज़्यादा अभी ये रहा नहीं है। बट इसका मिसयूज ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब मिसयूज ज़्यादा शुरू हो गया क्योंकि लोगों को, फीमेल्स को भी पता लग गया कि अगर मेरे को सास या ससुर छोटी सी बात भी कोई बोल देंगे ना, मतलब वो उन्होंने तो चलो मतलब एक रेगुलर इंटरवल में घर में कोई बात कर दी तो मैं उसको 498 बना दूंगी जी। ये चीज़ गलत है। ये हमारी समाज की माओं, बहनों, बेटियों को समझना पड़ेगा कि आप झूठी कंप्लेंट करने से बचें। मैंने आज भी बोला कि अगर आप झूठ बोलते हैं कोर्ट कचहरी में आकर के तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, हालांकि वो सजा बहुत कम है जी, बट झूठ बोलने से बचना चाहिए आपको जी। क्योंकि झूठी कंप्लेंट करने से आपने तो कंप्लेंट कर दी और आपने जो है क्रिमिनल मशीनरी को चालू कर दिया। क्रिमिनल मशीनरी, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस तो अपना काम शुरू कर देगी, पर उससे जो नुकसान होगा उस व्यक्ति के लिए सोचिए, वो जो मेल है, मेंबर है, जो हस्बैंड है और उसके रिलेटिव्स है, वो डिप्रेशन में जाएंगे। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि सुसाइड की घटना भी हुई थी हमारे देश में, इतना उसके बाद से ये चर्चा में आया था ये विषय। हाँ, तो ये इस चीज़ से हमारे को बचना है। हमारे को, हमारी माओं, बहनों, बेटियों को अगर हम जागरूक कर रहे हैं कानून के लिए तो उनको ये भी जागरूकता के साथ ये भी बोलें कि मिसयूज ना करें कानून। तो मतलब भारतीय कानून में मर्द समाज के लिए सुरक्षा का है कोई प्रावधान? नहीं है जी। देखो, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते कानून एक ही तरफ है। कानून की कुछ जजमेंट्स ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स है, कुछ हाई कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स है, बट ये है कि वो आम नागरिक को नहीं पता होती। उसके लिए जो है उनको एडवोकेट को अप्रोच करना चाहिए। आप वकील साहब को अप्रोच करो, उनका समय लो, ठीक है जी। और आपको ही अगर ये लगता है कि मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट हुई है तो उसके लिए जो है कानून में प्रावधान है। ऐसा नहीं है, झूठे मुकदमे बहुत सारे आते हैं कचहरियों में और वो मुकदमे जो है फिर अदालतें जो है उसको निरस्त कर देती है, ख़त्म कर देती है, डिसमिस कर देती है। तो सर, आपने हमारे कानून के बारे में बहुत सी बातें बताई और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उम्मीद करेंगे कि बहुत सी जानकारी आपको पता चल रही है हमारे न्याय व्यवस्था के बारे में और बदलाव को लेके, जैसे सर ने बताया, ज़रूर इसमें बदलाव होने चाहिए। और सर, अभी एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ करेंगे, आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। कानून क्या है आम लोगों के लिए, सुरक्षा या फिर डर? सुरक्षा। FIR अधिकार या संघर्ष? संघर्ष। समझौता, समाधान या मजबूरी? मजबूरी। चुप्पी सुरक्षा या खतरनाक? खतरनाक। बिल्कुल सही बोला सर आपने। हमारे कानून में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। प्राइवेट सेक्टर में 7 तारीख तक सैलरी मिलना ज़रूरी है।
हाँ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उसका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ये बताता है कि जो आपको जो सैलरी है, वेजेस है आपको, वो महीने के बाद विद इन 7 डेज, उसके बाद महीना जैसी कंप्लीट हुआ काम करके उसके बाद विद इन 7 डेज जो है मिल जानी चाहिए, 1 से 7 तारीख के बीच में। और कुछ गवर्नमेंट की संस्थाएं वहाँ इसको इस कानून में, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर 1 से 10 तारीख का प्रावधान है। और महिलाओं की गिरफ्तारी में भी एक नियम है। पीछे तार्किक कारण उस समय जब ये लॉर्ड मैकाले के समय का ये कानून है कि आफ्टर सनसेट जो है आप वो वुमेन को अरेस्ट नहीं करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं एक महिला सुरक्षा का भी पॉइंट मेरे को लगता है जो देखा गया होगा उस समय। जी, किसी मेल पर्सन के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर हो जाए तो सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होगा उसके लिए? देखिए, सबसे पहले घबराएं नहीं, बहुत ज़रूरी है। घबरा जाता है आम आदमी क्योंकि उसको पता नहीं कानून का, वो उसको डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप समय रहते जो है वकील साहब को कांटेक्ट कर लो, क्योंकि आप जो बात बोलोगे, आप जो अपना वक्तव्य रखोगे, उसको रखना और एक वकील के थ्रू अपनी बात समाज में रखना, वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। जैसे ही आपके ऊपर कोई मुकदमा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुकदमे के आपको डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने हैं, वो कोर्ट से मिलेंगे आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट से मिलेंगे। वो कौन प्रोवाइड कराएगा? आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएगा। और उस कंप्लेंट की या वो जो मुकदमा आपके ऊपर किया उसमें क्या बारीकियां हैं, क्या एविडेंसेस लग सकते हैं, और आपको हिम्मत देने का काम भी जो है वकील नहीं करना है जी। अगर आपको अच्छा वकील मिल जाता है कोर्ट में तो वो आपको हिम्मत भी देगा, आपका मुकदमा भी अच्छे से लड़ेगा और मुकदमा शायद आपको जिता के भी देगा। बिल्कुल। हमारे गांव में ना 2 चीज़ें कही जाती है कोर्ट कचहरी को लेके और वकीलों को लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने कोर्ट कचहरी नहीं देखी उसने दुनिया नहीं देखी। दूसरी बात ये कि भाई कोर्ट कचहरी से और काले कोट वालों से जितना दूर रहो उतना बढ़िया। इन दोनों बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने वही बात आपको पहले भी कही थी कि जब समाज, गांव समाज हमारा पुराने वक्त को हम देखें और आज के नए वक्त को देखें तो बहुत फ़र्क है। उस समय समाज में अनपढ़ता थी, पढ़े लिखा समाज उतना नहीं था, एजुकेशन उस लेवल पे नहीं बढ़ी थी, ठीक है। लोग सारा का सारा न्याय जो है देवता जी से लेते थे, देवता जी ही न्याय कर देते। हमारे हिमाचल में तो देवता लोगों के पास जाकर के सारा न्याय हो जाता था। जी जी। आज समय है पढ़ाई लिखाई हो गई है, जब आज मॉडर्न समय में जो है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग जो है कोर्ट कचहरी को अप्रोच करते हैं, ठीक है जी। बात मैंने बताई, थोड़ा सा कानून में जटिलताएं भी हैं और थोड़ा सा कमजोरियां भी है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पर आपको जिस सिस्टम को से आपको लाभ मिलना है, आपको उसका पार्ट तो बनना होगा। बिल्कुल, ठीक है। आप उस सिस्टम की बुराइयां करते रहें, आप उसको क्रिटिसाइज करते रहें और बैठ करके सोचें घर में बैठ के कि हमारे को न्याय मिल जाएगा, ये नहीं होगा। वकील भी आपकी मदद करेंगे, पुलिस भी आपकी मदद करेगी, जज भी आपकी मदद करेंगे। कब? जब आप खुद आकर के उनको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और आप खुद से लिखना भी शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँ कि व्यक्ति को लिखना शुरू करना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। आपको जो समस्याएं हैं, चाहे गांव में है चाहे पड़ोस में, उनको लिखना शुरू कीजिए। अपने सांसद, विधायक, मंत्री से मिलिए और अपने द्वारा जो आपको लगता है कि मेरे गांव की समस्या है, ये समस्या है, जो भी समस्या आपको लग रही है, उसको लिखना बहुत शुरू करें। आपको कलम उठानी होगी। लोकतंत्र में जो कलम उठाएगा उसको न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल। कोई अगर ये पॉडकास्ट आपका देख रहा है जिसके साथ गलत हुआ है, वो आवाज़ उठाना चाहता है अपनी, बट वो सिस्टम के चलते या बदनामी के डर से नहीं वो बोल पा रहा है, तो कानून के नाम पर क्या हिम्मत दोगे आप उन्हें? मैं उस भाई के साथ, हर एक उस भाई के साथ हूँ जो चाहे वो डरा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो उसको लगता है कि कानून उसकी हेल्प नहीं करेगा। हम उस भाई की हेल्प करेंगे जी। हम उस हर व्यक्ति की हेल्प करेंगे, चाहे वो महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, समाज वर्ग का कोई भी व्यक्ति है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके साथ मैं ये सांत्वना अपनी जोड़ूंगा। दूसरा, उसको एक ये भाव भी उसको अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहूंगा कि पहला कदम आपको उठाना होगा जी, क्योंकि शुरुआत आपसे होगी। बिल्कुल। कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए जी। अपनी बात अपने सांसद, विधायक और लोकल जो भी आपके लीडर्स हैं उन तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कीजिए। जो आप लिखते हैं उसको सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट कीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया सर, सोशल मीडिया में बड़े सारे केसेस चलते हैं, मतलब एक तरह से सोशल मीडिया में ही लोग न्याय कर देते हैं। तो ऐसे में जो वकालत का प्रोफेशन है थोड़ा चैलेंजिंग है कोर्ट में, स्पेशली जब वो केस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग रहता है। हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया का जो ट्रायल, मैं उनको ट्रायल ही बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ट्रायल शुरू कर देती है केसेस के।
उससे होता क्या है ना कि जजेस पे भी उससे क्योंकि सभी लोग मोबाइल फोन देख रहे हैं आजकल, सब बिल्कुल। टीवी चैनल देखते हैं, तो उसमें ना हम एक धारणा बना लेते हैं उसको देख करके कि शायद ऐसा ही होगा जो ये दिखा रहे हैं, बल्कि वैसा नहीं है, क्योंकि हमें तो फैक्ट्स देखने हैं, फाइल देखनी है, फाइल के साथ लगे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, एविडेंसेस को देखना है, कौन विटनेस आया है, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो मीडिया ट्रायल ना बनाए उसको, आप सच्चाई को सामने लाइए। सोशल मीडिया का इतना सा काम है कि जो समाज में हो रहा है उस सच को जो है जनता के सामने रखना। जनता निर्णय करे गलत है सही है, बिल्कुल, पर आप एक मीडिया ट्रायल बना करके उस विक्टिम को न्याय नहीं दिला रहे, आप उसके केस को कमजोर कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। कोशिश कीजिए आप मीडिया में जो है जागरूकता तो बढ़ाएं, पर मीडिया ट्रायल ना करें। बिल्कुल। और लास्ट में कोई मैसेज सर आपका हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए? देखिए मेरा ये मैसेज है कि मैं हिंदू समाज से आता हूँ, तो हम जब भी देखते हैं तो हम एक नारा जरूर लगाते हैं कि धर्म की जय हो, पर उसके बाद भी एक नारा है जो हम भूल जाते हैं, अधर्म का नाश हो। बिल्कुल। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना होगा, और अधर्म का नाश होगा राम नीति से, बिल्कुल, कृष्ण नीति से, और राम नीति है भय बिन होए ना प्रीति। क्या बात है, ये मेरा मैसेज जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। व्यूवर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान पॉडकास्ट के अधिवक्ता अंकुश शर्मा जी। बड़ी सी बातें इन्होंने हमें बताई है भारत की न्याय व्यवस्था को लेके, और आपका कोई सवाल है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे पॉडकास्ट में आ सकते हैं। इनका नंबर हम शेयर कर देंगे। बहरहाल आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा वकील दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।